बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी अल्लाह के पाक नाम से। यहाँ पे बेटा कल की लाइट नहीं है, तो आज जितनी देर क्लास चली हम उसको करीब करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है क्लास पूरा टाइम की चलेगी। बेटा आज हमने स्टार्ट करना है फंजाई। पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। फंजाई आर यूकैरियोटिक एब्जॉर्प्टिव थैलोफाइट्स। फिर बात बेटा यही आ गई कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, हम उनको थैलोफाइट्स कहते हैं। जैसे ये है फंजाई भी अनडिफरेंशिएटेड, इनकी बॉडी does not develop into a stem, shoot, रूट और लीव्स, मतलब कोई चीज अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है तो हम इनको भी थैलोफाइट के जुमरे में लेकर आते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये हम ये भी पढ़ चुके हैं कि दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइफी एंड ग्रुप ऑफ हाइफी is called mycelium, which is body of fungi, जिसको हम फंजाई की बॉडी भी कहते हैं। ये आपके लिए कीवर्ड है, माइसीलियम इज फंजाई। लेकिन जो इसका यूनिट होता है वो हाइफी होता है, और हाइफी है, यू नो वेरी वेल, हाइफी आर थ्रेड लाइक मटेरियल टू फॉर्म माइसीलियम। और बेटा आपको भी पता है ये जो हाइफी होता है ये थ्रेड लाइक मटेरियल तो है, ये थ्रेड लाइक मटेरियल ही है। और आपने इसके बारे में ये भी पढ़ा हुआ है कि ये दो तरह का होता है। डायग्राम देख के आपको याद आ गया होगा। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी, है ना, और इसको हम कहते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। क्या मतलब बेटा, इसमें
अच्छा जी, तो बेटा हम बात कर रहे थे कि ये जो सेपरेट हाइफी होते हैं, इनके सेल्स के दरमियान सेपरेशन होती है और बकायदा क्रॉस वॉल्स मौजूद होते हैं, तो वो इनको सेपरेट हाइफी बनाते हैं। लेकिन इन सेल्स के इन क्रॉस वॉल्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स मैंने आपको बताया, जिसकी मदद से ये फूड होती है, ये एक सेल से दूसरी सेल में मूव करती है। लेकिन जब हम नॉन सेपरेट की बात करते हैं, तो देयर इज नो क्रॉस वॉल बिटवीन सेल्स। जब क्रॉस वॉल्स नहीं बनते तो उनके उनके दरमियान कोई ऐसी चीज नहीं बनती, तो हम उनको कहते हैं दे आर नॉन सेपरेट हाइफी एंड यूजुअली वी कॉल देम, हम इसको सिनोसिटिक भी पढ़ते हैं और बाजू का मैंने लोगों से इसको क्वेलोसिटिक भी पढ़ा है, तो ये दोनों वर्ड ही ठीक होते हैं, सिनोसिटिक भी है और क्वेलोसिटिक, दोनों ठीक होते हैं। अच्छा, ये जो हाइफी होते हैं मोस्टली आपने ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अच्छा, ये यूनि भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं जो सेपरेट होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और मल्टी भी हो सकता है। ये आपके सामने मैंने इसको यहाँ पे लिखा। लेकिन एक चीज आपको याद होगी, आपने बुक के अंदर भी पढ़ी होगी, इट्स अ फंजाई, देयर इज अ फंजाई विद विदाउट hyphae called a hyphal fungi, and it is called as, क्या नाम होगा उसका, यीस्ट, क्योंकि ये वो यूनिसेलुलर होती है इसलिए हम उसको ए हाइपर फंजाई कहते हैं। लेकिन एक चीज बेटा, लेकिन एक चीज हमने देखी हुई है कि ये जो हाइफी होता है, हाइफी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। और आपको ये इनर में होना चाहिए, ये चीज याद होनी चाहिए, देर इज देर इज नो एंजाइम that can digest the chitin। मतलब कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सके। आप सिंपल लफ्ज में कह सकते हैं, chitin resists in decomposition। डिकम्पोजिशन में ये रेजिस्ट करता है, बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होता। फिर आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि बेटा ये जो हाइफी होते हैं आर परहैप्स हैव मोर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट। अगर दुनिया में किसी किसी चीज का सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकल रेट है, कुछ चीज सबसे ज्यादा ग्रो करती है, तो वो माइसीलियम में होते हैं जो इतनी तेजी से ग्रो कर जाते हैं। और फिर बेटा आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि इसका एक फंजाई का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई, जो फंजाई के अलावा किसी में नहीं मिलता, वो है न्यूक्लियर डिवीजन। ये न्यूक्लियर डिवीजन जो होती है बेटा, ये किसी में फंजाई के अलावा आपको किसी में नजर नहीं आती। इसमें क्या होता है, माइटोटिक अपरेटस, mitotic apparatus is formed inside nucleus and it divides, और ये डिवाइड कर जाता है। हम इस अमल को कहते हैं, ये न्यूक्लियर माइटोसिस है। और जो न्यूक्लियर माइटोसिस होती है बेटा, इट इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। फंजाई के अलावा ये किसी दूसरे किंगडम के अंदर आपको नहीं मिलती।
अच्छा, हम जब इनके सारे फीचर्स की तरफ आते हैं, तो फिर हम ऑल अलोंग हम इसकी रिप्रोडक्शन को भी देखेंगे कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है। जरा देखिएगा बेटा, रिप्रोड्यूस सबसे पहले हम इसकी देखेंगे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी देखते हैं बेटा, तो फिर हमें पता चलता है कि इसका जो सबसे पहला मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो है स्पोर फॉर्मेशन। ये देखना बेटा, स्पोर फॉर्मेशन क्या है? इट इज नॉन मोटाइल mitotically formed resistant bodies resistant bodies inside sporangium। बेटा यहाँ पे कीवर्ड है inside sporangium called spores। हम इनको स्पोर्स कहते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं बेटा, ये मैंने आपको बताया, दे आर इनसाइड sporangium, non motile mitotically formed resistant bodies, but inside sporangium that is called spore। ये जो स्पोर्स होते हैं ऑलवेज हैप्लॉइड, ये हमेशा हैप्लॉइड की सूरत में आपके सामने आएंगे। फॉर एग्जांपल, ये स्पोर्स हैं, इसमें अगर आप इसको देखें, इट इज स्पोरेंजियम। ये क्या है इसके अंदर? स्पोर्स। इसको आप क्या कहेंगे? स्पोरेंजियो फोर। मतलब ये पूरे का पूरा इसका स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने लिखा, ये आप इसको कह सकते हैं कि ये जो स्पोर होते हैं, ये नॉन मोटाइल माइटोटिकली रेजिस्टेंट बॉडीज प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। मेजर कीवर्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। अच्छा, हम आगे चले, बल्कि इसको अगर आप यूं करें, जब ये मेच्योर हो जाते हैं, ये स्पोर जब मेच्योर हो जाएंगे, द डिस्पर्स, ये डिस्पर्स हो जाएंगे। कैसे? बाय विंड, हवा के जरिए, बाय स्प्लैशेस ऑफ वाटर, जब वो पानी आएगा इसको अपने करंट्स की मदद से ले जाएगा, या बाय ऑर्गेनिजम्स, या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म जो इसके ऊपर से गुजर के जाएंगे, ये स्पोर्स उनके साथ अटैच होकर पूरी स्प्रेड हो जाएंगे और ये जगह जगह जाके अपने आप को ग्रो करवाते हैं। चले, the number second way of reproduction is another very important, that is conidia formation। अच्छा, जरा डेफिनेशन चेक कीजिएगा। नॉन मोटाइल mitotically formed resistant bodies। बेटा ये तो वही आ गई जो नीचे वाली है, जो मैंने ये लिखी है। फिर फर्क कहां पे आएगा, जरा देखिएगा। ओवर स्पेशलाइज्ड hyphae called conidiophore। लो मेरा पुत्र, ये यहाँ पे कीवर्ड है, ओवर स्पेशलाइज्ड hyphae conidiophore। मतलब फर्क यहाँ पे है, वरना ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी रेजिस्टेंट बॉडीज हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं, ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी रेजिस्टेंट है, ये भी हैप्लॉइड है। फर्क सिर्फ एक है कि ये इनसाइड स्पोरेंजियम बनेगा, ये ओवर द क्निडियोफोर बनेगा। आपने मेरा बेटा क्निडियोफोर की डायग्राम फर्स्ट ईयर में जरूर बनाई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद रहने के लिए एक सिंपलेस्ट डायग्राम आपके सामने। ये हम इसको कहते हैं कोनिडिया, ओवर द कोनिडियोफोर। हम इसको कहते हैं इट इज मेटूली, हम इसको कहते हैं इट इज कोनिडियोफोर।
हम इसको क्निडियोफोर कहते हैं। ये मेटोली के ऊपर लगता है, क्निडियोफोर है, ये रेजिस्टेंट बॉडीज होती हैं। ये भी बेटा बिल्कुल उसी तरह फैलते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। ये एयर करंट से फैलेंगे, वाटर सप्लाई से फैलेंगे, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर लगते हैं। ये स्पेशली अगर आप इसको देखें तो वो जो पेनिसिलियम है वो इसकी एग्जांपल है, जो आप इसको जो पेनिसिलियम है वो इसकी एग्जांपल है कोनिडिया फॉर्मेशन की। अच्छा चलिए, इसके बाद नंबर 3 आती है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। वेरी इजी। इसमें क्या आता है, हाइफी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, ये फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं एंड ग्रो इनटू देयर रिस्पेक्टिव माइसीलियम, और वो अपने रिस्पेक्टिव माइसीलियम में ग्रो कर जाते हैं। हम इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा बेटा, ये एक हाइफी है, ये बड़े अच्छी तरीके से ग्रो किया हुआ है। यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये अलहदा से माइसीलियम बना देगा, ये अलहदा से माइसीलियम बना देगा। तो हम कहते हैं कि ये फ्रेगमेंटेशन होगी दोनों के दरमियान। जो नंबर 4 है वो बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। नंबर 4 वो है बडिंग। बडिंग में क्या है, एन आउटग्रोथ is appeared over the body which grow in size and form mature parent like organism. For example, ये एक yeast है, इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ अपीयर हुई, ये आउटग्रोथ बढ़ती गई, ग्रो करती गई साथ साथ, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगी व्हेन इट बिकम्स मैच्योर। अगर आप देखें बेटा, ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4 में, 3 में, स्टेज 4 में, तो ये जो बड है ये आस्ता आस्ता ग्रो करता हुआ अल्टीमेटली इट मैच्योर्स एंड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। द प्रोसेस इज नोन एज बडिंग एंड इट इज वेरी कॉमन इन यीस्ट, और ये यीस्ट के अंदर बहुत कॉमन है। जब हम बेटा इसकी बात करते हैं तो फिर हमारे देह में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आती है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो फिर जरा देखिएगा बेटा, मैं इसमें आपके सामने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखता हूँ, लेकिन रखूंगा मैं स्टेप वाइज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसके स्टेप वाइज पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इसको हेडिंग्स में देता हूँ, आप जरा देखिएगा। आपने बुक के अंदर एक पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट ईयर में, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें सबसे पहला एक टर्म जिसमें hyphae come close to each other। जो हाइफी होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। प्लाज्मोगैमी होती है, देन कैरियोगैमी होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, एंड अल्टीमेटली फिर जाइगोट germinate to form sporangium
spores germinate to form mycelium या हाइफी। ये 5-6 स्टेजेस हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले है कि हाइफी कम क्लोज टू ईच अदर। वो जो दो हाइफी होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ये एक दूसरे के करीब आ जाए। बोथ हाइफी कम क्लोज टू ईच अदर, दोनों हाइफी एक दूसरे के करीब आए। इसको हम नेगेटिव स्ट्रेन पॉजिटिव स्ट्रेन कह लेते हैं, ब्लैक को नेगेटिव स्ट्रेन कह लेते हैं। दोनों हाइफी चूंकि ये कंपेटिटिव थे एक दूसरे के साथ, तो ये एक जेनेटिकली डिफरेंट हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कंपेटिटिव हैं, तो हम कहा दे कम क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, फिर जब आप कहते हैं बेटा प्लाज्मोगैमी होती है, तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जरा देखना। दोनों हाइफी जो होते हैं इनका आपस में जो प्लाज्मा होता है वो फ्यूज हो जाता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज। अच्छा, जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो अब बेटा देखो ना, एक ब्लू वाला न्यूक्लियस है, एक ब्लैक ब्लैक वाला न्यूक्लियस है। मतलब मैंने कलरफुल इसलिए बना दिया कि दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप इसको कहेंगे इट इज नाउन एज डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक हाइफी, या आप इसको कह सकते हैं हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। हेट्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि डिफरेंट न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अच्छा, कैरियोगैमी में क्या होगा, कैरियोगैमी में दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं जो ब्लू वाला भी है और जो ब्लैक वाला भी है, दे फ्यूज विद ईच अदर। दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में इस तरह से फ्यूज हो जाए। जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो फिर बेटा क्या बन जाता है, 2n जाइगोट बन जाता है। जब ये 2n जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट जर्मिनेट करेगा। जरा देखिएगा कैसे, ये जाइगोट बना हुआ है जिसमें ब्लैक और ब्लू है। ये अब ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा, ये दोनों तरफ इसके हाइफी, ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा, इट विल फॉर्म अ स्पोरेंजियम। इस जेनेटिकली बोथ ब्लू भी ब्लैक भी और सम वेरिएंट क्योंकि म्यूटेशन होती है, तो इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स मैच्योर होने के बाद दे विल बस्ट, ये स्पोर्स मैच्योर होने के बाद बस्ट होकर जमीन के ऊपर गिरेंगे और हर जो स्पोर होता है अगेन इट फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव माइसीलियम या रिस्पेक्टिव हाइफी। ये जो हाइफी होते हैं ये बेटा फिर से ग्रो करते हैं और जो फिर से ग्रो करके पूरे का पूरा एक माइसीलियम बन जाता है। हम इसको कहते हैं इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर जाइगोट बनता है और जाइगोट जो 2n बनता है। अदरवाइज जितनी भी फंजाई होती है वो सारी की सारी हैप्लॉइड होती है, लेकिन इसका जो जाइगोट बनता है वो 2n होता है। फिर इसके बाद मियोसिस के जरिए इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जहां पे गिरते हैं वो अपना अपना रिस्पेक्टिव माइसीलियम बना के अपने लिए ग्रो करते हैं। हम इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अच्छा, लेट्स स्टार्ट देयर क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई। क्लासिफिकेशन में तो ऐसे बेटा ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म आपकी बुक में दिया हुआ है और वो है राइजोपस, और उसका लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में है सिर्फ राइजोपस एंड इट्स लाइफ साइकिल। जब आप राइजोपस और उसके लाइफ साइकिल की बात
I'm sorry बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइट कल की यहाँ पे नहीं है और बार बार डिस्कनेक्ट होके वो कनेक्ट हो रहा है। चलिए हम आगाज करते हैं। हम कर रहे हैं जाइगोमाइकोटा यानी राइजोपस का लाइफ साइकिल, जिसको हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई का नाम देते हैं। इसका लाइफ साइकिल हम करेंगे। मैं आपके सामने इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जरा इसको देखिएगा। टू कंपैटिबल माइसीलियम या हाइफी, दे कम क्लोज टू ईच अदर। दो कंपैटिबल जो हाइफी हैं वो एक दूसरे के करीब आए। इनका गैमेटेजिया बना। इनका गैमेटेजिया बना। गैमेटेजिया दोनों का जो गैमेटेजिया है वो फ्यूज हो गया। इन्होंने डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। मैं लेबल भी बाद में इसको कर देता हूँ। ये जो जाइगोट है it germinates to form sporangia। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स स्प्रेड होंगे into the air। they will drop over the surface of moist bread where they germinate। ये इनके माइसीलियम है। अच्छा, फिर इसके बाद ये माइसीलिया बड़े हो जाएंगे और ये ऐसे इसका फिर आपस में अपने लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे। ये अब मैं इसको लेबल करता हूँ बेटा, ये जरा देखिएगा। ये है कंपैटिबल हाइफी। कंपैटिबल हाइफी का मतलब होता है जेनेटिकली डिफरेंट। इसको हम कहते हैं ये गिमेटेंजिया फॉर्मेशन है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी है। ये कैरियोगेमी के बाद प्लस जाइगोट बन गया। इसको आप कहेंगे ये स्पोरेंजियम बनता है और ये हाइफी बन गया। ये इस तरह से बेटा इसका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहेगा। हम इसको कहते हैं कि ये जो राइजोपस होता है इट इज ब्रेड मोल्ड। इसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और ये जो ब्रेड होती है ये उसके ऊपर अपना अपनी ग्रोथ को शो करता है। हम कहते हैं ये लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस है। चलिए नेक्स्ट हम फॉरवर्ड मूव करते हैं और हम कहते हैं कि आपको पता है कि सम फंजाई दे आर वेरी यूजफुल एंड सम फंजाई दे आर वेरी हार्मफुल टू अस। हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे लिए जो यूजफुल फंजाई हैं वो कौन सी हैं। तो जरा देखिएगा,
हम पहले कहते हैं बेनिफिशियल फंजाई और हार्मफुल फंजाई भी हम इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। पहले हम करते हैं कि इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस हम इसकी करते हैं फंजाई की। इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखिएगा, नंबर 1 ये करते हैं डीकंपोजिशन। आपको बेटा ये पता है कि हम इसको मेजर ग्रुप कहते हैं। हम फंजाई को कहते होते हैं फंजाई इज अ ग्रुप ऑफ रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? अलोंग विद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ प्लस फंजाई। और ये जो फंजाई होते हैं बोथ, ये दोनों मिलकर डीकंपोजिशन का काम करते हैं। और ये डीकंपोजिशन आप देखें आपके लाहौर के करीब जब हम एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो बड़े बड़े कूड़े के ढेर नजर आते हैं हमें। अच्छा, वो इतने बड़े ढेर होते हैं कि वो एकदम से हमें नजर आते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद जाएं तो वो जरा थोड़े से नीचे हो जाते हैं। वो इसलिए नीचे हो जाते हैं क्योंकि वो डीकंपोजिशन साथ साथ जारी होती है। कर कौन होता है? ये जो फंजाई होती है वो इसको साथ कर रहे होते हैं, और जो इसके साथ बैक्टीरिया शामिल होते हैं वो इसको शामिल कर रहे होते हैं। तो ये डीकंपोजिशन का प्रोसेस जो होता है वो दोनों परफॉर्म करके तो अपना जो एनवायरनमेंट होता है उसको नीट एंड क्लीन करते हैं। अच्छा, जब हम डीकंपोजिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या करेंगे? ये रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स करेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स की रीसाइक्लिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, डीकंपोजिशन के बाद रिलीज nutrients into soil that are absorbed by the plants. प्लांट्स इसको यूज करते हैं और अपने फूड के लिए अपटेक करते हैं, वो बाद में दोबारा से फिर यूज हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपको पता है ये माइकोराइजल फंजाई, जो माइकोराइजल फंजाई होती है फॉर्म 95% वेस्कुलर प्लांट्स के साथ। ये वेस्कुलर प्लांट्स के साथ क्या बनाती है? एसोसिएशन बनाती है। जब ये वेस्कुलर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बनाती है तो फिर वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको पता है बेटा लाइकन्स, सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 26 आपने 25 आपने उसके अंदर पढ़ा हुआ है। ये जो लाइकन्स होते हैं उसके अंदर कहते हैं दे आर इकोलॉजिकल पायनियर्स। हम इसको इकोलॉजिकल पायनियर्स का नाम देते हैं, जो सबसे पहले इकोलॉजिकल कम्युनिटी को सेट करते हैं। मतलब दे आर पायनियर वन। हम लाइकन्स को पायनियर्स कहते हैं। सबसे लास्ट, लेकिन ये लीस्ट नहीं है बेटा, दैट इज बायो रेमिडिएशन। क्या मतलब बेटा? ये बहुत सारा फंजाई होती है, बहुत सारी फंजाई होती है। दे एब्जॉर्ब heavy metals from soil or water to make them reusable। ये उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, जिसको हम बायो रेमिडिएशन का नाम देते हैं। तो ये कुछ बेनिफिशियल इकोलॉजिकल बेनिफिशियल पॉइंट थे। बल्कि एक और अगर आप मेरे ज़हन में मिस हो रहा है, दे आर बायो इंडिकेटर्स। जो फंजाई होते हैं दे आर बायो इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है जरा देखना। जो लाइकन्स हैं, लाइकन्स आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। ये पोल्यूशन के लिए बायो इंडिकेटर्स हैं। क्या मतलब? वेयर पोल्यूशन इज प्रेजेंट दे विल नॉट ग्रो। ये ग्रो ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर में पोल्यूशन है,
आपको लाइकन नहीं मिलेंगे। मरी में चले जाएँ, पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे आपको लाइकन्स के ढेर मिल जाएँगे। तो ये जो लाइकन्स होते हैं, दे आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन एज़ वेल। तो ये आपको बेटा इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें थी, जो मैंने आपको करवाई हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, जिसमें हम इंडस्ट्रियल रोल ऑफ फंजाई देखते हैं। इंडस्ट्रियल रोल, इसका इंडस्ट्रीज के अंदर भी रोल है, आपको पता है बेटा। सबसे पहले अबाउट 200 mushrooms are edible, जो हम खाने वाली, मतलब अगैरिकस, ये फूड इंडस्ट्री के अंदर एगेरिकस स्पीशीज, ये हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप पिज्जा लेकर आते हैं तो पिज्जे के ऊपर जो टॉपिंग है आप मशरूम की करवाएं, इट्स सो मच डिलीशियस, ये बड़ी डिलीशियस है। इसी तरह मोरकेला एस्कुलेंटा, ये एस्कुलेंटम भी हम इसको कहते हैं, ये मोरकेला एस्कुलेंटम, ये भी एडिबल है और एज अ सोर्स ऑफ फूड हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि सम फंजाई आर डेडली, डेडली पॉइजनस, बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में है एमानिटा, एमानिटा भी है, और एक है जैकोलैक्टन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इनको हम डेथ कैप्स, या इनको हम डेथ एंजल्स का नाम देते हैं। तो आपने, ये नहीं है कि हर मशरूम जो है वो खाने वाली होती है, कुछ मशरूम ऐसी होती हैं, मैंने वर्ड लिखा डेडली पॉइजनस, ये बहुत ज्यादा डेडली, कि मतलब ये मेरे उस्ताद कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा पॉइजनस है कि ये कोबरा स्नेक से भी ज्यादा पॉइजनस है। कोबरा स्नेक का डसा हुआ तो फिर भी कुछ टाइम निकाल, लेकिन ये भी कुछ चीज नहीं निकालता, कुछ टाइम नहीं निकालेगा, ये इतनी ज्यादा। अच्छा, फिर उसके बाद ये एनिमल्स के लिए भी फूड है। फॉर एग्जांपल रेंडियर मॉस, ये मॉस नहीं है, इट इज लाइकन। ये जो रेंडियर मॉस है, इट्स अ फूड फॉर रेंडियर्स, ये रेंडियर्स के लिए बेकायदा तौर पर एक फूड है। कहाँ पे? आर्कटिक, आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे बर्फ पड़ी होती है, जिसको हम एंटार्क्टिका भी कहते हैं। ये उन रीजन्स के ऊपर जो डियर्स होती हैं, वो इनको एज अ फूड खाती हैं। अच्छा, अब कुछ नाम है फंजाई के और उनके आगे रोल हैं, तो मैं आपके सामने वो रखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स, आपको पता है बेसिडियो माइकोटा के मेंबर्स को हम मशरूम कहते हैं। इनका क्या रोल है? ये एडिबल्स में आती हैं। मोरल्स, ये भी बेसिडियो माइकोटा में आते हैं, दे आर आल्सो एडिबल्स। ट्रफल्स, ये भी बेसिडियो माइकोटा का मेंबर है, ये भी एडिबल्स में आते हैं। अच्छा, उसके बाद सेक्रोमाइसीज, सेक्रोमाइसीज, सेक्रोमाइसीज सर्वसाय, जिसको हम यीस्ट कहते हैं, ये क्या करती है? ये बेटा आपको पता है, ये फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज में इस्तेमाल होती है। पेनिसिलियम, ये फ्लेवर
अरोमा ऑफ चीज, कलर ऑफ चीज में इस्तेमाल होता है पेनिसिलियम। और इसके बाद एस्पैरगुलस है। एस्पैरगुलस की बहुत सारी स्पीशीज हैं बेटा जो बहुत ज्यादा काम देती है। फॉर एग्जांपल जो एस्पैरगुलस है, इट इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ सोया सॉस, सोयाबीन, सोया पेस्ट और सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन में ये शामिल होता है। तो ये रोल है ऑर्गेनिजम्स के, ये आपने मेरा बेटा अपने जेल में रखते हैं। अच्छा, कुछ फंजाई ऐसे भी हैं which are used in medicine industry, जो कि मेडिकल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा, मेडिसिन इंडस्ट्री बहुत सारी सकते हैं। और आपको पता है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट हैं, इन 1935 उन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्राइव की फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से उन्होंने अपने लिए ये डिस्कवर की। और बहुत सारी ड्रग्स हैं अलॉन्ग विद पेनिसिलिन जो हम फंजाई से हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक लोवास्टैटिन है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करती है। साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन ये प्रिवेंट करती है किसको, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन, यानी बॉडी के जो बॉडी है वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करती। ये ग्राइसोफुल्विन है, ये जो ग्राइसोफुल्विन है अक्सर बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक्ट्स एज इनहिबिटिंग फंजाई, ये एंटी फंगल के तौर पे काम करती है। ये फंजाई को इनहिबिट करती है। और एर्गोटीन एक है, एर्गोटीन, ये जो एर्गोटीन होता है ये मिग्रेन के लिए बड़ा अहम है। मिग्रेन जिसे हम आधे सर का दर्द भी कहते हैं, और ये मिग्रेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उसको मिग्रेन रिलीफ के तौर पर भी काम करता है। अच्छा, ये अलॉन्ग विद पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, लोवास्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। साइक्लोस्पोरिन प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स। ग्लाइसोफुल्विन एक्ट एज एंटी फंगल एजेंट। एर्गोटीन मिग्रेन के खिलाफ बहुत कुछ ये होता है, ये हमें रिलीफ करता है या उसके अगेंस्ट हमें ये सुकून प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपके जैसे कहा कि देयर आर सम हार्मफुल फंजाई, वो जो हार्मफुल होती है वो डिजीज कॉज करती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो प्लांट्स के अंदर भी हैं और एनिमल्स के अंदर भी हैं, लेकिन हम इसको देखेंगे। अब जरा देखिएगा इकोलॉजिकली सम हार्मफुल फंजाई, और हार्मफुल फंजाई में मैं यहाँ पे डिजीज कॉजिंग फंजाई का जिक्र करेंगे।
इसमें सबसे पहले हम प्लांट्स को लेंगे, उनके अंदर जो डिजीज कॉजिंग होती हैं वो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले एक डिजीज कॉज है पाउडरी माइल्ड्यू, फिर एर्गॉट ऑफ फ्राई, रेड रॉट, विल्ड, यानी विल्टिंग का प्रोसेस भी होता है, और रूट रॉट प्लांट्स के अंदर सामने आती है, एप्पल स्कैब एक डिजीज है, और ब्राउन रॉट। ये डिजीजेस के मैंने नाम लिखे हैं। अब इनके आगे मैं देख, ये पाउडरी माइल्ड्यू दैट इज मोस्ट कॉमन इन ग्रेप्स, रोज के अंदर भी हमें ये मिलती है क्योंकि ये एप्रिकॉट की भी होती है, और वीट, ये पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ वीट। एर्गॉट ऑफ राई, ये नाम से जाहिर है ये राई प्लांट के अंदर मिलेगी। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये ऐसा है जो गन्ना है वो अंदर से काला हो जाता है, लाल हो जाता है। विल्टिंग ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो की विल्टिंग करते हैं। रूट रॉट ऑफ कॉटन, जो कॉटन की फसल है ऊपर से हमें ठीक नजर आती है लेकिन नीचे से उसकी जो रूट्स होती हैं वो सारी की सारी गल जाती हैं। स्कैब, एप्पल स्कैबिंग, जो एप्पल्स होते हैं उसके ऊपर दाग लग जाते हैं और वो बिल्कुल डीप अंदर पेनिट्रेट किए होते हैं। और ब्राउन रॉट ऑफ पेचेस, आपने आजकल ये सीजन भी आएगा, प्लम्स, हमें ऐसे फ्रूट मिलेंगे जो ऊपर से बिल्कुल ब्राउन कलर के नजर आते हैं। एप्रिकॉट भी हमें ऐसी मिलेगी और चेरीज भी हमें ऐसी मिलती हैं जो कि ऊपर से बिल्कुल ब्राउन हो जाती हैं लेकिन वो अंदर जब हम उसको खोलते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई फ्रूट हमें मिलता है। तो ये प्लांट की डिजीजेज हैं। पाउडरी माइल्ड्यू, इनकी जो नेचर होती है वो ऐसी होती है कि वो पाउडर की तरह होती है, और ये ग्रेप्स, रोज एंड व्हीट में भी मिलेगा। एर्गॉट, एर्गॉट का मतलब होता है कि छोटी सी वो एक गठरी सी बन जाती है राई प्लांट के अंदर। रेड रॉट, जो आपको पता है कि एर्गोटिज्म कॉज करता है। अच्छा, रेड रॉट, शुगर केन, जो गन्ना होता है वो अंदर से काला हो जाता है यानी लाल हो जाता है। विल्टिंग ऑफ पोटैटोज, पोटैटो जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जैसे विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन अभी आप खेत से उसको निकाल के लाएं। रेड रॉट ऑफ कॉटन, रूट रॉट ऑफ कॉटन, मैंने आपको बेटा बताया कि ये जो कॉटन होती है ऊपर से हमें फसल ठीक नजर आती है लेकिन नीचे से जो रूट उसकी होती है वो सारी गल जाती है। एप्पल स्कैबिंग, एप्पल के ऊपर ऐसे दाग लगते हैं जो कि बिल्कुल फ्रूट के डीप इनटू पेनिट्रेट करते हैं। ब्राउन रॉट, पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट एंड चेरीज, ये प्लांट की कुछ डिजीजेज हैं। लेकिन इसी तरह कुछ एनिमल्स के अंदर भी डिजीजेज है जो ये कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं डिजीजेज के नाम लिखता हूँ। सबसे पहले रिंगवर्म है, या जिसे हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं। फिर एक डिजीज है हिस्टोप्लाज्मोसिस। फिर एक डिजीज है कैंडिडियासिस। सर टाइम हो गया लेक्चर का ना। फिर एक डिजीज है सर, सिर्फ 5 मुझे दे दें, सिर्फ 5 मिनट, ये आखिरी टॉपिक है हमारा, सिर्फ 5 मिनट दे दें मुझे। 10 मिनट। और ये स्पॉइलेज भी करते हैं। चले जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। रिंगवर्म, यू नो बेटा, जो रिंगवर्म होती है ये सुपरफिशियल फंजाई होती है। इट इज इन्फेक्शन ऑफ सुपरफिशियल फंजाई। ये कुछ टाइप है फंजाई की जो रिंगवर्म और एथलीट फुट कॉज करती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक अपना फंजाई है एस्पेरगलस की, एस्पेरगलस फंजाई। स्पोर्स होते हैं, बिल्कुल ये ऐसे लगती है जैसे ये टीबी की बीमारी होती है। इसके बिल्कुल जो सिम्टम्स होते हैं दे आर वेरी मच लाइक दैट। कैंडिडियासिस, ये
कैंडिडा एल्बिकेन एक फंजाई होती है जो माउथ एंड वजाइनल थ्रश, मतलब ऐसे मुंह ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल उबला हुआ होता है और अंदर छाले बन जाते हैं। और इसी तरह जो फीमेल सेक्स ऑर्गन वजाइना है उसके अंदर भी ये वजाइनल थ्रश कॉज करता है और ये एस्परगिलस की वजह से होता है। अच्छा, उसके बाद एर्गोटीन, जैसे मैंने आपसे कहा कि एर्गोटिज्म कॉज करने वाली एर्गोट ऑफ फ्राई, कंटेमिनेटेड फ्लोर ऑफ एर्गोट, एर्गोट फंजाई। ये जो एर्गोट फंजाई होती है इसका जो कंटेमिनेटेड फ्लोर होता है, अगर हम उसको खाएंगे तो ये एर्गोट ऑफ फ्राई भी हो सकती है। और ये इसको हम कहते होते हैं कि एर्गोटिज्म है। और ये जो एर्गोटिज्म होता है, ये बेटा मैं आपको बता दूं, ये एर्गोटिज्म जो होता है ये डिसीज कुछ कॉज करता है, जैसे साइको डाइल्यूजन, गैंग्रीन। अच्छा, साइकोटिक डिल्यूजन का मतलब होता है कि डबल नजर आना। अच्छा, ऐसे डर रहता है हर वक्त कि शायद अभी मौत आ जाएगी, ऊपर से कुछ चीज गिरेगी, हम मर जाएंगे, मतलब कुछ इस तरह से चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। अच्छा, गैंग्रीन का मतलब होता है जख्म का गल सड़ जाना, जब भी जख्म बनेगा वहां से स्मेल आती है, हम उसको गैंग्रीन कहते हैं। तो ये एर्गोटिज्म शो करता है। अच्छा, लेकिन एक चीज आपने बेटा याद रखनी है, जब स्पॉइलेज की हम बात करते हैं तो स्पॉइलेज के अंदर एक चीज आपने हमेशा अपने ज़हन में रखनी है, हमारी दुनिया का तकरीबन होल वर्ल्ड 15 to 50% जो फूड होती है वो हमारे पास फंजाई डिकम्पोज कर देती है। ये आपने याद रखना है कि तकरीबन आप समझ लें कि ह्यूमन का अगर कोई पार्टनर है इस दुनिया में जो हरीफ सही तरीके का है हमारी फूड का, तो वो फंजाई है। और हमारी फूड का तकरीबन 50 अप टू 50% जो वर्ल्ड फ्रूट है, इट इज लॉस्ट ड्यू टू दिस फंजाई। लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ फ्रूट ही नहीं, ये हमारी वुड लॉग्स को भी, ये टिम्बर्स को भी, ये हमारी वुड जितनी भी लकड़ी की बनी हुई चीजें होती हैं, खड़े दरख्त होते हैं, लिविंग होते हैं, उनमें शेल्फ फंजाई बनती है। और ये जो शेल्फ फंजाई होती है ये उनको बिल्कुल अंदर से खोखला कर देती है। जो दरख्त के तने होते हैं वो बिल्कुल ऐसे टेढ़े होके गिर जाते हैं। मतलब ये कुछ डिजीजेस हैं। रिंग वर्म सुपरफिशियल फंजाई जो कि ह्यूमन में डिजीज कॉज करती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस एस्परगिलस फंजाई होती है बेटा। ये इस स्पोर्स के फंजाई जब हम इनहेल करेंगे तो लंग्स के अंदर डिजीज कॉज होगी। इट इज रेयरली वेरी डेंजरस। जब ये दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है तो फिर ये डेथ कॉज करती है, अदरवाइज ये डेंजरस नहीं होती है। उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे खांसी के साथ ये बंदे को टीबी की बीमारी हो। अच्छा, लेकिन कैंडिडियासिस मैंने आपको कहा ये कैंडिडा एल्बिकैन एक डिजीज है, सॉरी एक फंजाई है जो ये डिजीज कॉज करेगी, कैंडिडियासिस कैंडिडियोसिस। और इसमें माउथ एंड वजाइनल थ्रश होता है। एर्गोटिज्म एर्गोट ऑफ, ये एर्गोट फंजाई जो होती है ये एर्गोटिज्म कॉज करती है। और इसमें एर्गोटिज्म में हम जब कंटेमिनेटेड फ्लोर खाते हैं तो उसमें साइकोटिक डिल्यूजन होती है, उसमें गैंग्रीन भी होती है, और डबल विजन भी इसमें बाजुकात होती है। जब हम स्पॉइलेज ऑफ फूड की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 15 to 50% जो फ्रूट होता है दैट इज डिकम्पोज बाय द फंजाई। जो हमारे फंजाई होती है, जो फंजाई होती है वो हमारा तकरीबन 50% जो फ्रूट का हिस्सा होता है वो खा जाती है। लेकिन सिर्फ फ्रूट ही नहीं बेटा, ये हमारे कर्टन्स को भी, ये हमारे शॉवर्स को भी, ये हमारे इंटीरियर डेकोरेशन को भी, ये हमारे टिम्बर्स को भी, ये हमारी लकड़ी के काम को भी, मतलब हर चीज को ये डैमेज करने की कोशिश करती है। तो इंसान इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा हरीफ है खाने में भी और उसकी चीजों को खराब करने में भी, तो हम ये सोचते हैं कि वो बैक्टीरिया है, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं, दैट इज ट्रूली अ फंजाई जो कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है। तो ये बेटा जो फंजाई है ये हमारा कंप्लीट है। कल इंशाल्लाह हम एनिमल की क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर हम इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे सर। कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, लेकिन काइंडली एक से दो ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका टाइम ओवर हो चुका है, दूसरी क्लास का टाइम होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज? चलें जी, आप दूसरी क्लास में फिर इंशाल्लाह
सुपरफिशियल फंजाई बेटा, ये एक ना फंजाई की टाइप है। मतलब ये नहीं है कि सुपरफिशियल कोई दूसरी चीजें होंगी, कोई बाहर से चीज आई हुई है। ये एक एक फंजाई की टाइप है, उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। जो बॉडी के बाहर जो डिजीज कॉज करती है, हम उसको सुपरफिशियल का नाम देते हैं। जी, और कोई? ठीक है, इंशाल्लाह हम कल बात